हाँ जी, नमस्ते, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। तो टेस्ट नंबर 3 चल रहा है अपना। आज हम करेंगे इस वीडियो के अंदर जलवायु वर्गीकरण और मृदा के बारे में जानकारी लेंगे। साथ में जो वर्षा का वितरण है, पैटर्न है राजस्थान में कैसा रहता है, उसके बारे में जानकारी लेंगे। तो हमेशा की तरह हम वही करेंगे कि क्वेश्चन लेंगे और उन क्वेश्चन के आधार पर उन चीजों को परत दर परत और बहुत ही सूक्ष्मता से उसका विश्लेषण करने की कोशिश करेंगे। उसका जो आगा पीछा है, जिसको थोड़ा सा इंजीनियरिंग लोग बोलते हैं, रिवर्स इंजीनियरिंग करके देखेंगे, ताकि क्वेश्चन कैसे आता है और उसको कैसे सोल्व करते हैं। जैसे पिछली क्लास के अंदर ऐसे 4-5 क्वेश्चन थे जो मतलब हमें देख के पता लग गया था कि अगर क्वेश्चन को हम डीपली स्टडी करें तो उस क्वेश्चन में से ही आंसर निकल गया जाता है। तो ऐसे ही हमने अब की बार 25-26 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, तो उससे आपको पता लगेगा कि हमें कैसे कैसे क्वेश्चन को सोल्व करना है, कैसे उससे जूझना है, उसके शब्दों के मायाजाल को कैसे तोड़ना है। और सबसे जरूरी बात यह है कि जो जलवायु वर्गीकरण है, जो थारनथवेट का है, त्रिवार्था का है, कोपेन का है, जिसको अक्सर हम याद करते रहते हैं, करते रहते फिर भी वो याद नहीं रहता है। तो उसको हमें कैसे याद करना है, कैसे समझना है और वैज्ञानिक तरीके से उस बात को दिमाग में कैसे स्टोर रखना है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज आपको जलवायु वर्गीकरण, मृदा और जो वर्षा का वितरण है, उसके बारे में जो क्वेश्चन आए हुए हैं ग्रीन बुक के अंदर, उसके बारे में आपको बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, बिना कुछ देरी किए हुए। पहला क्वेश्चन ये आपके सामने है, आप पढ़िए क्या दिया हुआ है। लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्र में पाई जाती है। डूंगरपुर, उदयपुर और राजसमंद और लिख दिया दक्षिणी भाग। लेटेराइट मिट्टी, कौन सी मिट्टी? लेटेराइट। लोहे की उपस्थिति के कारण यह लाल दिखती है। ठीक है, दो कथन दिए हैं। अब देखो, ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना, तो होता क्या है कि देखो ऐसे आता है, एक सत्य दो सत्य, उलझाने वाली बातें होती है। तो सबसे पहले आप ये काम कीजिए कि इन दो में से जो कथन आपको लगता है ये सही है, उसको छांट लीजिए कि इसका तो मुझे कंफर्म पता है। तो उससे क्वेश्चन हल करने में बहुत आसानी हो जाती है। अब लेटेराइट मिट्टी क्या है? लाल मिट्टी है, जो राजस्थान के एक चुनिंदा इलाके में मिलती है, जो कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ वाला जो इलाका है, जो माई बेसिन वाला इलाका है, वहां पे लेटेराइट मिट्टी मिलती है, जिसको बोलते हैं लाल मिट्टी। ठीक है, तो साफ साफ तो लिखा हुआ ही है कि लेटेराइट मिट्टी डूंगरपुर, उदयपुर के मध्य और दक्षिणी भाग और राजसमंद क्षेत्र में पाई जाती है। लोहे की उपस्थिति के कारण ये क्या होती है? लाल होती है। बिल्कुल, ये दोनों कथन क्या है? एकदम सही है। भारत के अंदर भी छोटा नागपुर पठार के अंदर ना लेटेराइट मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में ये पक्का याद कर लो कि लेटेराइट मिट्टी एकदम राजस्थान के निचले हिस्से में पाई जाती है और उसमें लोहे की क्या होती है? अधिकता होती है। अब ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं कि किस मिट्टी में किस चीज की अधिकता है, किस चीज की अधिकता नहीं है, तो न्यूनता किसकी है। अब क्या होता है ना, एक चीज याद करो, मैं ये कहता हूं आप अधिकता याद कर लो, बाकी सब क्या हो गया? अपने आप न्यून हो गया। तो आप ये देखिए किस मिट्टी में किस चीज की अधिकता है, तो बाकी चीजें अपने आप क्या हो जाएगी? न्यून हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो याद रखना, लोहे की अधिकता किस मिट्टी में होती है? लेटेराइट मिट्टी में। इसके अलावा एक काली मिट्टी भी होती है, रेगूर चरनोजम जिसको बोलते हैं, जो कि हाड़ौती रीजन में पाई जाती है, उसके अंदर भी लोहे की क्या होती है? अधिकता होती है। लेकिन ये लोहे की अधिकता के कारण क्या होती है? जैसे लोहा जंग लगने के बाद लाल लाल हो जाता है ना, वैसे ये मिट्टी हो जाती है। तो ठीक है, तो इसके दोनों कथन क्या है? सत्य। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। अब ये एक वर्गीकरण दिया हुआ है मिट्टी का, ये एक यूएस की एजेंसी है, वो उस एजेंसी का ये वर्गीकरण है कि राजस्थान में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। अब इस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब क्या होता है कि इसको लोग रटते रहते हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं रटना है। अपने जो बेसिक बातें हैं वो ये है कि ये राजस्थान हो गया, तो इस राजस्थान में ये रीजन हो गया अरावली का, और ये रीजन कौन सा हो गया? मरुस्थल का। कौन सा हो गया? मरुस्थल का। तो सीधी सी बात है, यहाँ जो रेतीली मिट्टी, ब्लूई मिट्टी मिलेगी। यहाँ वाला रीजन अभी अभी हमने बात की थी, कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। और जो ये हाड़ौती वाला रीजन होता है, वहां पे मिलेगी काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी मिलेगी? काली मिट्टी। और ये जो पूरा रीजन होता है बनास बेसिन का,
इसके अंदर आप एक मिट्टी का नाम याद रखना, कौन सी मिट्टी? भूरी मिट्टी। कौन सी मिट्टी? भूरी मिट्टी। ठीक है, अब आपको 14 अलग अलग मिट्टियों की वर्गीकरण है, तब मैं ये सारी बातें वापिस याद कराऊंगा, एक साथ तो क्वेश्चन कराऊंगा, साथ में ये मिट्टी भी याद कराऊंगा। तो याद रखना, इधर की साइड मरुस्थल की मिट्टी है, यहाँ पे लेटेराइट मिट्टी है और यहाँ पे काली मिट्टी है। अब इनका वैज्ञानिक नाम है ये, इसको बोलते हैं एरिडोसोल। क्या बोलते हैं? एरिडोसोल। अब देखो ये एकदम विशेष रीजन के अंदर ही है, और जब हम थारन थ्वेट का वर्गीकरण पढ़ेंगे ना, वो वर्गीकरण भी सिर्फ यहां तक होगा। तो थारन थ्वेट के वर्गीकरण के अंदर ये वाला जो इलाका है ना, वो है एरिडोसोल। अब एरिड का मतलब इंग्लिश में होता है शुष्क, तो एकदम जो शुष्क भाग है ना, वहां पे कौन सी मृदा मिलेगी? एरिडोसोल मृदा मिलेगी। कौन सी मिलेगी? एरिडोसोल मृदा। दूसरा जो मरुस्थल वाला भाग बच गया, वहां पे कौन सी मिलेगी? एंटीसोल मृदा मिलेगी। कौन सी मिलेगी? एंटीसोल मृदा। दोनों ही बलुई मिट्टी है, लेकिन यहाँ पे कुछ बारिश होती है, यहाँ पे बारिश बहुत ही कम होती है। और आप गौर करना कि ये लाइन यहाँ पे 50 सेंटीमीटर वर्षा की लाइन निकलती है, यहाँ पे 25 सेंटीमीटर वाली लाइन निकलती है। तो इस रीजन को हम अर्ध शुष्क कह सकते हैं, इस रीजन को हम शुष्क कह सकते हैं। तो शुष्क रीजन अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? एरिड। तो ये कौन सी होगी? एरिडोसोल। और दूसरी कौन सी होगी? एंटीसोल। अब ये अरावली वाला जो रीजन जो मैंने यहाँ पे बताया था कि भूरी मिट्टी मिलती है, अब देखो ये वो जो रीजन है ना, इस रीजन को दो भागों में बांटा गया है। एक है इंसेप्टिसोल और एक का नाम है एल्फिसोल। बहुत बार क्वेश्चन आता है, मिट्टी पे क्वेश्चन आते हैं, उनका 50% चांस होता है कि वो इस मैप से क्वेश्चन दे। और एक होता है वर्टिसोल। वर्टिसोल हो गया काली मिट्टी। कौन सी होगी? काली मिट्टी। और ये कौन से रीजन में मिलेगी? हाड़ौती रीजन। हाड़ौती कौन सा है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा। बहुत बार क्वेश्चन आता है, वर्टिसोल किन जिलों में मिलती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, इनमें से एक जिला मिलेगा। इंसेप्टिसोल इस रीजन तक इंसेप्टिसोल मिलेगी, इससे ऊपर वाले में क्या मिलेगी? एल्फिसोल। अब कई बार स्टूडेंट ये पूछते हैं, सर यहाँ पे ऐसा कोई जिला आ गया? ऐसा कोई जिला नहीं आता है कि एकदम पूछ लिया कि इंसेप्टिसोल मिलेगी, एल्फिसोल मिलेगी। नीचे वाले जिले कहां पे रहेंगे? इंसेप्टिसोल। और मध्य और उत्तर वाले जिले कहां पे रहेंगे? एल्फिसोल। अभी जब आपको वर्गीकरण पढ़ाऊंगा, 14 वर्गीकरण राजस्थान वाले, तब आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। मोटा मोटी बात ये है कि एरिड रीजन है, वहां पे एरिडोसोल मिलेगी। दूसरे रीजन में क्या मिलेगी? एंटीसोल। यहाँ पे क्या मिलेगी? वर्टिसोल। नीचे वाले में इंसेप्टिसोल और यहाँ पे एल्फिसोल। ठीक है, हो गया याद? तो लेटेराइट मिट्टी है ना, वो इस रीजन के अंदर आएगी। उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, ये रीजन है ना। उदयपुर का थोड़ा दक्षिणी हिस्सा, थोड़ा बहुत चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी हिस्सा ले सकते हो, बाकी मैन वो 3 जिले ही है। अब देखिए यहाँ पे माई बेसिन भी आता है। तो जब नदी मिट्टी लेके आती है, उसको बोलते हैं दोमट मिट्टी या कांप मिट्टी। तो लाल दोमट मिट्टी कहां मिलेगी राजस्थान में? सिर्फ इस रीजन में मिलेगी, लाल दोमट मिट्टी। बहुत बार प्रश्न आता है। अब क्या होता है, हम याद करते रहते हैं कि ये रीजन यहाँ पे याद करें, ये रीजन यहाँ पे याद करें। बिल्कुल नहीं, आपको इतना याद रखना है, लाल मिट्टी मिलती है यहाँ पे माई नदी का बेसिन जाता है। तो नदी जो मिट्टी लेके आती है उसको दोमट मिट्टी बोलते हैं। तो कौन सी मिलेगी? लाल दोमट मिट्टी। जब 14 वर्गीकरण आपको बताऊंगा, तब सारी नदियों का जो मिट्टी का वर्गीकरण है ना, लूनी बेसिन में क्या होगा, बनास बेसिन में क्या होगा, माई बेसिन में क्या होगा। एक माई बेसिन की तो मैंने अभी बता दी कि कौन सी मिलेगी, यहाँ पे लाल दोमट मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? लाल दोमट मिट्टी। प्रश्न आएगा, दोबारा ये चीज पूछूंगा, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की, अब तो एक ही चीज, क्वेश्चन को पहले बहुत गौर से पढ़ो, उसके एक एक शब्द को पढ़ो। राजस्थान की शुष्क भूमि के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? अब यहाँ पे दो बातें पढ़ रही है, एक तो शुष्क भूमि और एक सही नहीं है। मतलब गलत कथन कौन सा है? शुष्क भूमि नाम से पता चलता है, जिसमें पानी की मात्रा क्या है? बहुत ही कम है। ठीक है, शुष्क भूमि के संबंध। और शुष्क भूमि कहां पे है? अरावली की इस साइड वाली भूमि सारी क्या है? शुष्क है। जो अपने रेतीली मृदा है, जो अभी पढ़ा था, एरिडोसोल और एंटीसोल मृदा। ठीक है, अब देखो क्या क्या है। शुष्क मृदा का रंग लाल से भूरे रंग तक का होता है। अब ये आपको पूरा अंदाजा नहीं है। ठीक है, शुष्क मृदा सामान्यतः संरचना से बलुई और प्रकृति से लवणीय होती है। ये बात सबको पता है कि क्या होती है? बलुई होती है और लवणीय भी होती है, क्योंकि हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि अरावली के इस साइड लवणीय झीलों की संख्या क्या है? ज्यादा है। दूसरी बात यह है कि इस साइड में जो नर्मदा नहर का सिंचित इलाका है और जो इंदिरा गांधी नहर का जो सिंचित इलाका है, वहां पे अति सिंचाई के कारण भी जमीनें क्या हो गई है?
लवणीय हो गई है। ये भी क्वेश्चन मैं आपको आगे पूछूंगा। तो मतलब शुष्क भूमि के अंदर ये चीजें क्या है, एकदम सही है। तो ये बात तो हमें पता चल गई, ये एकदम क्या है, सही है। इसमें नाइट्रोजन और ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है। अब छोटा बच्चा भी जानता है कि ह्यूमस वो चीज होती है जिससे मिट्टी की उपजाऊ क्षमता क्या हो जाती है, ज्यादा। अब आप बताओ कि शुष्क भूमि में ह्यूमस पर्याप्त मात्रा में होता है क्या? बिल्कुल नहीं होता। तो क्या पूछा था, कौन सा सही नहीं है? तो ये सही नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ गया? अब इसमें कोई गहरी जानकारी की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है, बहुत सामान्य क्वेश्चन था। आपको शुष्क भूमि इतना तो कोई भी जानता है, शुष्क का मतलब होता है सूखा, और सूखी मिट्टी के अंदर ह्यूमस नहीं होता। आसानी से निकल गया आंसर। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन को पहले आसानी से पढ़ो, देखो उसको। दो ही चीजें पूछिए, शुष्क भूमि और गलत कथन कौन सा? यह मृदा अनउर्वर है और इनमें ह्यूमस कम मात्रा में पाई जाती है। अब देखो, ये कथन और ये कथन दोनों एक दूसरे के विरोधाभासी है। या तो ये सही होगा या ये सही होगा। अब इसने तो कह दिया मृदा उर्वर नहीं है, इसकी ये बात सही है और ये बात क्या है, गलत। और इसने पूछा क्या है, गलत बात। अब यहाँ पे क्या होता है, सही नहीं है, गलत नहीं है, इनको बहुत गौर से देखना होता है। इसने पूछा गलत कौन सा है, तो अपने को पता लग गया कि ये एकदम ही क्या है, गलत बात। तो अब इस कथन को पढ़ने की जरूरत है क्या आपको? नहीं है। तो ये नहीं होता कि आपको सभी जानकारी चाहिए, एक जानकारी से भी आप आंसर निकाल सकते। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किन जिलों के ग्रुप को उनकी औसत वार्षिक वर्षा के अनुसार किस क्रम में लगाना है? आरोही क्रम में लगाना है। किस क्रम में लगाना है? आरोही क्रम में। मैंने आपको बताया कि आरोही और अवरोही क्रम जब भी आए ना, तो उनमें आप ये देखिए कि सबसे ज्यादा वाला जिला कौन सा और सबसे कम वाला जिला। तो देखिए, बाड़मेर, बूंदी और सीकर, आरोही क्रम, बढ़ता क्रम। ठीक है, बाड़मेर से बूंदी में बारिश क्या होती है, ज्यादा होती है। बूंदी से सीकर में बारिश ज्यादा होती है क्या? नहीं होती। सीधी सी बात है। ये अपना क्या है, राजस्थान, ये अरावली है। इसके साइड तो बारिश बहुत कम होती है, इस साइड बारिश क्या होती है, ज्यादा। तो बूंदी अरावली की इस साइड है ना, सीकर या तो इस साइड है या इसके ऊपर है, तो इसका मतलब बारिश बूंदी में क्या हो रही है, ज्यादा। तो ये क्या हो गया, गलत। जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। और जोधपुर तो पता ही है, एकदम मरुस्थल वाला इलाका है। राजसमंद उदयपुर के जस्ट ऊपर वाला इलाका है। और उदयपुर, अब देखो, राजसमंद में बारिश ज्यादा होती है या उदयपुर के अंदर होती है? उदयपुर के अंदर होती है। क्यों होती है, अभी देखिए। देखिए कि जब मानसून चल के आता है, तो मानसून की दो शाखाएं भारत में आती है। एक शाखा आती है बंगाल की खाड़ी की, और एक आती है अरब सागर की। अब हमें पता है कि अरब सागर वाली जो शाखा होती है वो अरावली के समानांतर सीधी चली जाती है, लेकिन अरब सागर की जो शाखा होती है वो उदयपुर वाले इस रीजन के अंदर है ना, क्या होता है, पहाड़ी वाला इलाका होता है। तो जो मानसूनी पवनें होती है, जो नमी लेके आती है, वो इनके अंदर ट्रैप हो जाती है। तो कुछ इलाकों में ये क्या कराती है, यहाँ पे बारिश कराती है। दूसरा, जो बंगाल की खाड़ी की जो शिवालिक शाखा आती है, वो शाखा पूरे राजस्थान के पूर्वी हिस्से में क्या कराती है, बारिश हो रही। इसी मानसूनी शाखा को क्या बोला जाता है, पूर्वाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्वाई बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पूर्वाई। ये पूर्वाई भी यहाँ बारिश कराती है। तो इसीलिए उदयपुर वाले रीजन में बारिश क्या होगी, ज्यादा, और राजसमंद वाले में क्या होगी, कम। तो जोधपुर, जोधपुर से आगे किसने क्या लिखा, राजसमंद, और राजसमंद से आगे क्या लिखा इसने, उदयपुर। तो वो स्टेटमेंट क्या है, एकदम सही है। जोधपुर, राजसमंद, उदयपुर। ठीक है, जोधपुर, उदयपुर, राजसमंद। अब यहाँ पे उदयपुर क्या आ गया, पहले आ गया। तो दूसरा कथन क्या हो गया, सही हो। तो ऐसे जो भी क्वेश्चन आते हैं आरोही अवरोही, आप आराम से ठंडे दिमाग से सोचो, आंसर आराम से निकल जाता है। अब बारिश का पैटर्न कैसे रहता है वो अपने पूरा समझते हैं। ये जो इलाका होता है, पहले ही हमने बनाया था जब मैंने आपको पिछले बार क्वेश्चन कराया था। तो ये वाला जो रीजन होता है ये शुष्क होता है। थारन थ्वेट इसको एक अलग वर्गीकरण में लेता है। ये इलाका क्या होता है, अर्ध शुष्क। यह बारिश ठीक होती है इसकी तुलना में। तो हम यहाँ मानते हैं 25 सेंटीमीटर की ये लाइन है, 50 सेंटीमीटर की ये लाइन है जो अरावली के ऊपर से जाती है। ये जो 40 वाली लाइन है ना, ये एकदम राजस्थान के बीच में है, और 50 वाली है ना वो अरावली के ऊपर है। तो 50 वाली है ना वो एक तरीके से जल विभाजक रेखा मानेंगे कि
यहाँ पे बारिश अलग होती है और इसके साइड में बारिश अलग होती है। तो ये 50 सेंटीमीटर वाली लाइन, ये शुष्क इलाका और ये क्या है, अर्ध शुष्क इलाका है। ठीक है, ओके। तो ये क्या होगी, समवर्षा रेखा, मतलब इस लाइन के ऊपर है ना बारिश क्या होती है, एक जैसी बारिश होती है, इसको समवर्षा रेखा कहते हैं। इस लाइन पे बारिश एक जैसी होती है, तो ये 40 सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा है, और ये अरावली के ऊपर 50 सेंटीमीटर की क्या है, समवर्षा रेखा है। तो कुल मिला के बात ये कि अरावली के इस साइड वाले जिलों के अंदर बारिश कम होती है और इस साइड वाले जिलों के अंदर बारिश ज्यादा होती है। ज्यादा बारिश वाले रीजन एक तो ये दक्षिणी राजस्थान वाला होता है, और एक थोड़ा सा बारह झालावाड़ वाला रीजन होता है। क्यों होता है बारह झालावाड़ वाला रीजन, कि जब अरब सागर की शाखा आती है तो जो भारत के अंदर ये भारत का मैप है, इस तरीके से मान लो, तो यहाँ पे अरब सागर की शाखा आई, गुजरात से प्रवेश करती है, तो ये जो रीजन है यहाँ पे नर्मदा और तापी नदी, विंध्याचल सतपुड़ा वाला रीजन होता है। तो अरब सागर की शाखा इसके अंदर क्या कर जाती है, प्रवेश कर जाती है। ये अरब सागर की शाखा यहाँ पे होता है मालवा का पठार। तो जो राजस्थान में ये जो इलाका है ये मालवा के पठार के क्या है, पास रहता है। तो यहाँ पे अरब सागर की शाखा भी बारिश करवाती है और ये भी बारिश करवाती है। तो 12 झालावाड़ वाला रीजन और उदयपुर वाला रीजन जो माउंट आबू वाला है, वहां पे क्या मिलती है, सबसे ज्यादा बारिश मिलती है। सबसे अधिक बारिश इस रीजन के अंदर हमें मिलेगी, और ये जो रीजन है यहाँ पे लगभग एक जैसी बारिश मिलती है। और इस रीजन में भी क्या है, इधर 25 सेंटीमीटर और बीच में क्या है 25 से 50 सेंटीमीटर। तो ये तीन बातें बारिश के अंदर आपको याद रखनी। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी, 12 झालावाड़ और ये वाला रीजन। क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पे अरब सागर वाली भी शाखा बारिश करवाती है और बंगाल की खाड़ी वाली जो शिवालिक शाखा है वो भी क्या करवाती है, बारिश करवाती है। तो इस रीजन के अंदर बारिश आपको क्या मिलेगी, ज्यादा। तो जब 3 या 4 जिले दिए होंगे तो उनमें से मान के चलिए 2 अरावली की इस हिस्से की होगी और 2 अरावली की इस हिस्से की, तो आपको आरोही अवरोही क्रम लगाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको एकदम सेंटीमीटर रटना नहीं है, इस जिले के अंदर इतनी बारिश होती है, बिल्कुल नहीं रटना। आपको एक पैटर्न पता होना चाहिए, ट्रेंड पता होना चाहिए बारिश का क्या है, बस ऐसे क्वेश्चन आते हैं। वो सारे क्वेश्चन मैं आपको अब दिखाऊंगा, ठीक है। वर्षा का घटता क्रम और वर्षा का बढ़ता क्रम, इधर जब पूर्व से पश्चिम की ओर चलेंगे बारिश कम होगी, पश्चिम से पूर्व की ओर आएंगे तो बारिश क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन अगला है, राजस्थान के किन जिलों का कौन सा समूह दक्षिणी पश्चिमी मानसून से औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार आरोही क्रम में सही ढंग से व्यवस्थित कीजिए। क्रम कौन सा होना चाहिए, आरोही क्रम होना चाहिए। अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अब ऐसे क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में आते हैं। अब ऐसे क्वेश्चन सारे के सारे उठा के 20 एक क्वेश्चन दे दिए तो आदमी ये भरा जाता है कि यार क्या कैसे कैसे बार बार क्वेश्चन का क्या हो रहा है, रिपीटेशन हो रहा है। तो किताब के अंदर ऐसे 3 या 4 क्वेश्चन दिए हुए ताकि आपको आसानी से इसके बारे में पता लग जाए, और नीचे अच्छा सा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ, अच्छी व्याख्या दी हुई है 5 या 6 लाइन के अंदर, आपको पूरी तरीके से बात क्या आ जाए, समझ में आ जाए। आरोही क्रम में मतलब बढ़ते क्रम में लगाना है, किसमें लगाना है, बढ़ते क्रम में। तो सबसे कम वाला जिला कौन सा है, देखो अब संयोग ये है कि यहाँ पे चारों जिले एक से दिए हुए हैं, जयपुर, हनुमानगढ़, बूंदी, बांसवाड़ा। हनुमानगढ़ रीजन के अंदर बारिश क्या होती है, सबसे कम। अब देखो इस ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में पहले सबसे पहले कौन सा है, हनुमानगढ़। तो और कुछ देखना ही नहीं है, सबसे कम वाला कौन सा है, हनुमानगढ़, आपको पता है। तो हनुमानगढ़ पहले आ गया, फिर क्या है जयपुर, फिर क्या है बूंदी, फिर क्या है बांसवाड़ा। ये दक्षिण राजस्थान वाला जिला, यहाँ पे तो बारिश क्या होगी, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा वाला और सबसे कम वाला, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। हनुमानगढ़ पकड़ा, आंसर सही होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ आरोही अवरोही वाले जब भी क्वेश्चन आए तो ये पकड़ो सबसे कम वाला कौन सा है, सबसे अधिक वाला कौन सा है। जैसे आपने पकड़ा ये सबसे कम वाला, ये पहले लगा हुआ था, बात खत्म, आंसर ये निकल गया। बहुत आसान है। तो ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आप उस पैटर्न को, ये जो मैंने आपको मैप दिखाया, ये मैप जरूर याद रखें कि इधर से इधर जाएंगे तो वर्षा घटेगी, इधर से इधर आएंगे तो वर्षा बढ़ेगी। चले आगे, अगला क्वेश्चन, थारनथ्वेट के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर की जलवायु को क्या करता है, प्रस्तुत करता है। जैसलमेर एकदम राजस्थान के पश्चिमी हिस्से के अंदर है, उसको कौन सा प्रस्तुत करता है, बताओ। अब क्या होता है, ये ए बी सी डी, छोटी बी, छोटी डब्ल्यू, वो छोटी क्लास में पढ़ते थे, 4 प्रकार की एबीसीडी होती है, पहली वाली बड़ी एबीसीडी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर छोटी।
लगभग ये सा मामला है। अब इसको एकदम याद नहीं कर सकते, आप रट नहीं सकते, तो इसको समझना है। तो देखो वर्गीकरण तीन प्रकार के दिए हुए, तीन वैज्ञानिकों के आधार पर जो सबसे ज्यादा फेमस है, एक थारनथ्वेट, एक ट्रीवार्था और एक कोपेन। ठीक है, थारनथ्वेट की बात करेंगे। थारनथ्वेट क्या कह रहा है? थारनथ्वेट ये कह रहा है कि जो वर्गीकरण है उस वर्गीकरण के अंदर ए बी सी डी और ई। ठीक है, अब याद रखना ए बी सी डी ई ये कैपिटल, इन कैपिटल का थारनथ्वेट के अंदर अलग ए बी सी डी ई अलग होंगे, और कोपेन के अंदर ये पांचों क्या होंगे? अलग अलग होंगे। ये जो बेसिक बात है ना, ये तो आपको एकदम क्या करनी पड़ेगी? याद करनी पड़ेगी। अब थारनथ्वेट इन ए बी सी डी ई में क्या कहता है वो मैं आपको बताता हूं। वो कहता है ए का मतलब होता है अति आर्द्र, बहुत ही ज्यादा, जहां पे बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, नमी बहुत ही ज्यादा है। बी है आर्द्र, मतलब नमी है। सी उपाद्र, मतलब ठीक ठाक नमी है, पर ये नहीं कह सकते कि एकदम ही नमी है। डी अर्ध शुष्क, शुष्क और आर्द्र के बीच के अंदर है, कभी बारिश हो जाती है लेकिन लगभग लगभग क्या रहता है? सूखा रहता है। ई बराबर शुष्क, मतलब एकदम ही शुष्क। अब देखो इसको आप देख के आपको अंदाजा लग गया कि राजस्थान का बहुतेरा रीजन तो ये है अर्ध शुष्क और शुष्क। ये वाला क्या है कि कुछ जगह बारिश हो जाती है। अब थारनथ्वेट कहता है भाई साहब ये वाला रीजन राजस्थान के अंदर नहीं है। ठीक है, सिर्फ ये रीजन है। अब इनके आगे चीजें और क्या दी हुई है? अब देखो वो ए बी सी डी ई है और ये है ए डैश बी डैश। अब उनका मतलब अलग है, इनका मतलब अलग है। ए डैश ये मानता है कि जो विषुवत रेखा के पास वाले इलाके जिनको बोलते हैं उच्च तापीय, वो तो ए डैश, और विषुवत रेखा से जो दूर निकल जाते हैं वो क्या कहलाएंगे? मध्य तापीय। अब कर्क रेखा राजस्थान में कहां से गुजरती है? डूंगरपुर बांसवाड़ा रीजन से। इसका मतलब ए डैश तो सिर्फ वहां पे है और उसके ऊपर वाले सारे क्या है? बी डैश। तो थारनथ्वेट में, अच्छा कोपेन में तो 4 पॉइंट आएंगे। थारनथ्वेट में एक पहला पद आएगा, एक दूसरा पद आएगा, एक तीसरा पद आएगा। पहला पद ये होगा, दूसरा पद ये होगा और तीसरा पद ये होगा। अब तीसरे पद के जो लेटर है वो छोटे होंगे, डब्ल्यू और डी क्या होंगे? छोटे होंगे। गौर से सुनना, डब्ल्यू का मतलब विंटर ड्राई, मतलब सर्दी एकदम क्या है? शुष्क है। डी का मतलब सारो ही शुष्क, ठीक होनी, कोई बारिश ही नहीं है, बहुत कम बारिश, मतलब टोटल ड्राई डे। कहां पे होता है ऐसा? जैसलमेर। कहां होता है? जैसलमेर। तो ये डी कहां पे लिखा हुआ मिलेगा? सिर्फ जैसलमेर में। थारनथ्वेट में ये डी कहां पे मिलेगा? सिर्फ जैसलमेर में। बाकी तीसरा अक्षर सब जगह क्या मिलेगा? डब्ल्यू। एक चीज तो ये याद कर लो कि थारनथ्वेट में डी सिर्फ जैसलमेर वाले में मिलेगा, बाकी तीसरा अक्षर क्या मिलेगा? डब्ल्यू मिलेगा। अब आ जाओ दूसरे अक्षर की, तो दूसरे अक्षर में जो डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला इलाका है वहां पे दूसरा लेटर ए डैश मिलेगा। आ रही बात समझ में? और पहले लेटर के अंदर देखो ए और बी तो राजस्थान के अंदर बहुत ही कम मिलेंगे। अब आ जाओ देखते हैं इसको। क्वेश्चन ई ए डैश डी, ये कौन सा हो गया? जैसलमेर की जलवायु को दिखाता है। कैसे? ये देखिए, ई शुष्क, एकदम ही शुष्क। डी प्रत्येक ऋतु शुष्क। और क्या था? ए डैश। तो वो कोपेन ये कहता है कि जो राजस्थान वाला जो इलाका है ये इतना इलाका ए डैश के अंदर आएगा, और ऊपर वाला इलाका कौन सा आएगा? बी डैश के अंदर। जो गंगानगर, हनुमानगढ़, शेखावाट वाला जो रीजन है वो किस में आएगा? बी डैश में आएगा। और बाकी सारा रीजन क्या आएगा? ए डैश। इसको क्या कहा था? उच्च तापीय। इसको क्या कहा था? मध्य तापीय। तो जो कर्क रेखा के पास वाला रीजन है वो क्या है? ए डैश है। बाकी ऊपर वाला क्या है? बी डैश। क्या है? बी डैश है। तो ये रीजन आ गया ई ए डैश डी, जैसलमेर का। और इसको तो एकदम रट लेना कि जैसलमेर थारनथ्वेट में क्या है? ई ए डैश डी है। ठीक है, सी ए डैश डब्ल्यू नीचे वाला रीजन है, क्योंकि सी क्या हो गया? उपाद्र हो गया। क्या हो गया? उपाद्र, जो नीचे वाला है डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला। और साथ में ए डैश और डब्ल्यू क्या हो गया? विंटर ड्राई, क्योंकि राजस्थान में पूरे रीजन में विंटर क्या रहती है? लगभग ड्राई रहती है। ठीक है, डी ए डैश डब्ल्यू राजस्थान का बीच वाला हिस्सा, जैसे ऐसे राजस्थान बनाया है यूं,
तो ये वाला जो रीजन है इसको तो बोलते हैं CA-W। ये वाला जो रीजन है इसको कह दिया EA-D। और ये जो रीजन है इसको कह दिया DB-W। और ये हो गया DA-W। अब दोबारा सुन लो, उपाधर ये हो गया एकदम शुष्क। और ये क्या है, डी क्या था थान थ्रेड के अंदर, अर्ध शुष्क। तो ये इलाका तो अर्ध शुष्क हो गया, ये पूरा शुष्क हो गया, और ये क्या हो गया, उपाधर हो गया। दूसरी लाइन के अंदर जो विषुवत रेखा या जो कर्क रेखा के पास वाले इलाके हैं उनको क्या बोला जाता है, ए डैश। क्या बोला जाता है, तो ये रीजन तो सारे में दूसरा अक्षर क्या आ गया, ए डैश। सिर्फ बी डैश कहां पे आया, ऊपर वाले रीजन में क्या आया, बी डैश। डी सिर्फ कहां पे आएगा, जैसलमेर वाले में। बाकी तीनों अक्षर क्या है, डब्ल्यू। तो आपको ये जो थारन थ्रेड की एबीसीडी है ना, ये याद करनी पड़ेगी। ए बी सी डी ई का मतलब क्या हुआ, ए का मतलब क्या हुआ, अति आर्द्र। बी का मतलब क्या हुआ, आर्द्र। राजस्थान में ये दोनों ही नहीं मिलते। तीसरा क्या हुआ, उपाधर। ये मिलता है कहां मिलता है, नीचे वाले इलाके के अंदर। डी क्या हुआ, अर्ध शुष्क। तो ये दोनों रीजन क्या है, अर्ध शुष्क। और ए क्या है, पूर्णतया शुष्क। सॉरी, ई क्या है, पूर्णतया शुष्क। तो ये इधर आ गया। ए डैश क्या है, जो कर्क रेखा के पास वाले इलाके है वो ए डैश, जिसको बोलते हैं उच्च तापीय। और ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, मध्य तापीय। तो ये ऊपर वाला रीजन हो गया। डी का मतलब हुआ टोटल ड्राई, जो सिर्फ जैसलमेर वाले इलाके में मिलता है। और डब्ल्यू का मतलब हुआ विंटर ड्राई। तो ये थारन थ्रेड का वर्गीकरण किसका है, ये क्वेश्चन आता है। और अक्सर थारन थ्रेड के वर्गीकरण में आप यकीन नहीं करोगे, ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है, ई ए डैश डी, क्योंकि ये सबसे अलग है। अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो भाई साहब ये रट लो कि जैसलमेर का तो ये होता है, कर लोगे याद है, ठीक है। एक बार जाके घर पे इसको वापिस देख लेना। अगला क्वेश्चन, रेंगती हुई मृत्यु क्या है, रेंगती हुई मृत्यु क्या है, किसको कहा जाता है, वन्य जीवों की मृत्यु, वनों का हास, सूक्ष्म जीवों की मृत्यु, और मृदा उर्वरता का। इसका आंसर है मृदा उर्वरता का हास। रेंगती हुई मृत्यु मतलब धीरे धीरे अगर मृदा उर्वरता कम हो जाएगी तो उत्पादकता घट जाएगी, और सभी जो इकोसिस्टम है, सभी जीवों का जीवन है वो क्या बढ़ जाएगा, संकट में बढ़ जाएगा। इसीलिए मृदा उर्वरता के हास को क्या कहा जाता है, रेंगती हुई मृत्यु। राजस्थान के किस जिले में जिप्सीफेरस मृदा पाई जाती है। अब देखो, हमें बिल्कुल नहीं पता है, कुछ नहीं पता, लेकिन हमें यह तो पता है कि जिप्सम क्या चीज होती है और जिप्सम कहां मिलती है। हमें पता है कि अरावली के पश्चिमी साइड वाले जिलों के अंदर जिप्सम ज्यादा मिलती है, जैसे जोधपुर हो गया, नागौर हो गया, ये वाला जो इलाका है वहां पर ज्यादा मिलती है। अब इसमें देखो, अलवर, आपने खनिज पढ़े कहीं जिप्सम का अलवर में नाम सुना गया, तो ये कट हो गया। जोधपुर हो सकता है, बीकानेर, पाली, पाली बिल्कुल नहीं है, तो क्या बच गया, जोधपुर और बीकानेर। अब इतना तो पास में आ गए। अब क्या है कि राजस्थान के कृषि विभाग द्वारा 14 मिट्टियों का वर्गीकरण किया गया है कि राजस्थान में ये 14 मिट्टियां हैं, उनमें से एक मिट्टी क्या है, जिप्सीफेरस मृदा है। अब वो 14 मिट्टी लेके बैठते हैं ना, तो ये लगता है कि ये कैसे याद करेंगे, लेकिन उसको याद आराम से कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जिप्सीफेरस मृदा है ना, वो सीधा सीधा लिखा हुआ कहां मिलती है, बीकानेर के अंदर मिलती है। कहां मिलती है, बीकानेर। ये आपको याद करनी है। जैसे उस 14 मिट्टी के अंदर 2-3 मिट्टियां ऐसी है, जैसे जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर के अंदर मिलती है। पर्वतीय मिट्टी उदाहरण लिखा हुआ है उदयपुर, कोटा, और क्वेश्चन आया हुआ है उदयपुर और कोटा में कौन सी मिट्टी मिलती है, सीधा नीचे ऑप्शन लिखा हुआ था पर्वतीय मृदा, क्योंकि ये राजस्थान सरकार का वर्गीकरण है, ये सबसे ज्यादा प्रमाणिक वर्गीकरण है, और इसी से क्वेश्चन क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। अब आप कह दो पर्वत और भी जगह, लेकिन उस वर्गीकरण में पर्वतीय मृदा कहां दी हुई है, उदयपुर और कोटा के अंदर दी हुई है। नवीन भूरी मिट्टी कहां मिलती है, अजमेर और भीलवाड़ा। तो ये 3 मिट्टियां तो आपको याद करनी है। जिप्सीफेरस कहां मिलती है, बीकानेर। नवीन भूरी मिट्टी कहां मिलती है, अजमेर और भीलवाड़ा। पर्वतीय मिट्टी कहां मिलती है, उदयपुर और कोटा। ये 3 याद करनी है, बाकी मैं आपको याद कराता हूं, देखिए कैसे याद करनी है। साइरोजेक्स और रेवेरिना, ये दोनों कहां मिलती है, श्री गंगानगर में। कहां मिलती है, श्री गंगानगर में। देखो, याद करने का तरीका मेरा तो ये था कि श्री गंगानगर में एक जगह, अब तो नया अलग जिला बन गया, क्या नाम था, अनूपगढ़। अनूपगढ़ में लैला मजनू की दरगाह मिलती है। तो हमारा साईं, मेरा साईं कहां मिलेगा,
गंगानगर में मिलेगा। और रवीना टंडन कहाँ मिलेगी? वो भी गंगानगर में मिलेगी। तो साई रोजेक्स और रेवेरिना मृदा कहाँ मिलती है? गंगानगर। कहाँ मिलती है? तो जैसे हमने जिप्सीफेरस मृदा बीकानेर में याद की, वैसे ये दोनों मृदाएं सिर्फ कहाँ मिलती है? गंगानगर के अंदर मिलती है। साई रोजेक्स और रेवेरिना। साई कहाँ मिलेगा? गंगानगर में मिलेगा। रवीना टंडन कहाँ मिलेगी? गंगानगर में मिलेगी। तो साई रोजेक्स और रेवेरिना कहाँ मिलेगी? श्री गंगानगर में। जिप्सीफेरस कहाँ मिलेगा? बीकानेर। और ये वाली तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलती है? उदयपुर और कोटा। इसको रखना है। पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलेगी? उदयपुर और कोटा। बहुत बार सीधा क्वेश्चन आया हुआ है, पर्वतीय मिट्टी कहाँ मिलती है? उदयपुर कोटा। एक बार ऐसे क्वेश्चन आया था, उदयपुर कोटा में कौन सी मृदा मिलती है? नीचे यही ऑप्शन दिया हुआ था, सी ऑप्शन में था पर्वतीय मिट्टी। अब आओ लाल चिकनी मिट्टी। क्या नाम आ गया? लाल। वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था लाल कहाँ मिल रही है? बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़ के दक्षिणी भाग के अंदर भी मिलती है लाल चिकनी मिट्टी। क्यों? माई नदी का पानी आएगा, मिट्टी आएगी, मिट्टी कौन सी होगी? चिकनी होगी। तो क्या नाम हो गया? लाल चिकनी मिट्टी। मैंने कहा था ना कि लाल चिकनी मिट्टी सिर्फ कहां मिलेगी? राजस्थान के दक्षिणी भाग में मिलेगी। तो 5 मृदा याद होगी। साई रोजेक्स कहां पे है? गंगानगर में। रेवेरिना कहां पे है? गंगानगर में। जिप्सीफेरस कहां पे है? बीकानेर के अंदर। पर्वतीय मिट्टी कहां पे है? उदयपुर और कोटा के अंदर। और लाल चिकनी मिट्टी कहां पे है? राजस्थान के दक्षिणी भाग में, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और चित्तौड़गढ़ का दक्षिणी भाग। कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा। कैल्सी का मतलब कैल्शियम, जिसमें कैल्शियम की क्या होती है? अधिकता होती है। और याद रखना, मरुस्थलीय मिट्टी जो ब्लूई मिट्टी होती है उसमें किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम की अधिकता होती है। किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम की। और वैसे भी जो बालू रेत होती है, बेगड़ा रेत होती है, वो ब्राउन रंग की होती है। ठीक है, तो कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा। नाम डेजर्ट, ब्राउन, कैल्शियम, तो पता लग गया कि ये मरुस्थल की मिट्टी है। ठीक है, अब याद रखना कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा, इसके आधार पर 2 मिट्टियां और पढ़ेंगे अभी। तो कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा कहां मिलेगी? सिर्फ जैसलमेर और बीकानेर। कहां मिलेगी? जैसलमेर और बीकानेर। कहां मिलेगी? अब अगली मृदा आएगी नॉन कैल्सी ब्राउन, तो मतलब जिसमें कैल्शियम क्या होगा? कम होगा, ना के बराबर होगा। तो जैसलमेर और बीकानेर को छोड़ के आसपास का जो इलाका है वहां पे कौन सी मिलेगी? नॉन कैल्सी ब्राउन डेजर्ट मृदा। तो जिप्सीफेरस कहां मिलती है? बीकानेर में मिलती है। कैल्सी ब्राउन कहां मिलती है? जैसलमेर और बीकानेर में मिलती है। जैसलमेर और बीकानेर। साई रोजेक्स रेवेरिना कहां मिलती है? श्री गंगानगर में मिलती है। पर्वतीय मृदा कहां मिलती है? उदयपुर और कोटा के अंदर मिलती है। याद हो रही है? आगे चलते हैं। नॉन कैल्सी ब्राउन मृदा। अब देखो, वो कैल्सी ब्राउन मृदा कहां पे थी? जैसलमेर और बीकानेर। इसके आस पास जिले देखो, नागौर, सीकर और झुंझुनू। नागौर, सीकर और झुंझुनू, यहां पे क्या मिलेगी? नॉन कैल्सी ब्राउन। कैल्सी ब्राउन कहां पे मिलेगी? जैसलमेर और बीकानेर। और इसके आसपास वाले जिलों में क्या मिलेगी? नॉन कैल्सी ब्राउन। इसके अलावा अजमेर भी दिया हुआ, जयपुर भी दिया हुआ, अलवर भी दिया हुआ, लेकिन आपको ये 3 जिले जरूर याद रखने हैं। नॉन कैल्सी ब्राउन। नवीन भूरी मिट्टी, मैंने कहा था इसको रटना है। नई भूरी मिट्टी सिर्फ 2 जिलों में मिलती है, अजमेर और भीलवाड़ा। मैंने कहा जैसे पर्वतीय मृदा याद करनी है, कहां याद करनी है? उदयपुर और कोटा। वैसे नवीन भूरी मिट्टी याद करनी है, कहां पे याद करनी है? अजमेर और भीलवाड़ा। अजमेर और भीलवाड़ा। ग्रे ब्राउन मिट्टी, मिट्टी कौन सी है? थोड़ी सी ग्रे है, साथ में क्या है? ब्राउन। तो इसको बोलते हैं धूसर भूरी जलोढ़ मृदा। अब मेरे को ये बताओ कि ये जो ब्राउन मिट्टी अरावली के इस साइड मिलती है, वहां पे जलोढ़ मृदा सिर्फ कहां मिलती है? लूनी बेसिन में मिलती है। तो ग्रे ब्राउन वहां मिलेगी जहां लूनी का बेसिन है। अब लूनी का बेसिन देखो कहां का है? पाली, जोधपुर, नागौर, जालोर, सांचौर, सिरोही, इस रीजन के अंदर ही है। अब आप कहते हो सर जोधपुर तो थोड़ा सा आता है, थोड़ा सा ही आता है। नागौर के अंदर भी आती है। पाली, जालोर, सांचौर, सिरोही, यहाँ पे इसका रीजन क्या होता है? लूनी का बेसिन सबसे ज्यादा है। तो यहाँ पे कौन सी मिट्टी मिलेगी? ग्रे ब्राउन मिट्टी मिलेगी। आगे क्वेश्चन आएगा इसकी मिट्टी के ऊपर, और आपको जिले देख के बताने हैं। तो याद रह गया ग्रे ब्राउन, याद रहा या नहीं रहा? तो कैल्सी ब्राउन कहां मिलेगी? जैसलमेर और बीकानेर। नॉन कैल्सी ब्राउन कहां मिलेगी? नागौर, सीकर और झुंझुनू। और ग्रे ब्राउन मिट्टी कहां पे मिलेगी? लूनी बेसिन के अंदर।
कहां पे मिलेगी? और नवीन भूरी मिट्टी कहां मिलेगी? अजमेर और भीलवाड़ा। और आपकी पर्वतीय मृदा कहां पे मिलेगी? उदयपुर और कोटा, उदयपुर और कोटा। पीली भूरी मिट्टी, पीली भूरी मिट्टी कहां मिलेगी? बनास बेसिन। ग्रे ब्राउन कहां पे मिलेगी? लूनी बेसिन। कहां मिलेगी? और पीली भूरी मिट्टी कहां मिलेगी? बनास बेसिन। राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, अजमेर, टोंक, सवाईमाधोपुर, सारा के सारे क्या है? बनास बेसिन के जिले। ये सारे के सारे क्या है? लूनी बेसिन के जिले। रटना पड़ा क्या? नहीं रटना पड़ा। कितनी होगी? 10। अगली मरुस्थलीय मृदा। दो प्रकार की मरुस्थलीय मृदा आएगी। एक आएगी मरुस्थलीय बालू का स्तूप मृदा, एक आएगी मरुस्थलीय मृदा। अब मरुस्थल जहां जहां फैला हुआ है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर और शेखावाटी, सारे जिले आ गए। लेकिन बालू का स्तूप कहां कहां है? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जोधपुर, शेखावाटी के अंदर बालू का स्तूप नहीं मिलते। थोड़े बहुत चूरू रीजन के अंदर मिल सकते हैं, बाकी बालू का स्तूप शेखावाटी रीजन में नहीं मिलते। तो इन दोनों मृदा का सीधा सीधा अंतर हो गया। मरुस्थलीय मृदा में तो सारे जिले आ गए, लेकिन बालू का स्तूप वाले कौन से हो गए? जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और जोधपुर। जलोढ़ मिट्टी, वो मिट्टी जो नदियों द्वारा लाई जाती है, और नदियों का राजस्थान में सबसे जो उपजाऊ इलाका है वो पूर्वी मैदान है। तो पूर्वी मैदान वाले जिले अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, सवाईमाधोपुर और टोंक। अब आप कह दोगे सर जलोढ़ मिट्टी के वर्गीकरण में लूनी बेसिन क्यों नहीं है? अब आप खुद ईमानदारी से बताओ, लूनी बेसिन ज्यादा उपजाऊ है या बनास बेसिन ज्यादा उपजाऊ है? तो इसीलिए जलोढ़ मिट्टी के अंदर सिर्फ ये पूर्वी मैदान वाले जिले लिए। काली मिट्टी पता ही है आपको, जिसको क्या बोलते हैं? वर्टीसोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्टीसोल। हाड़ौती, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, बारा, कोटा, बूंदी, बारा कौन सी है? वर्टीसोल है। कौन सी है? वर्टीसोल है। तो 14 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण हो गया, जिनमें 3 आपको रटनी है। कौन कौन सी रटनी है? नवीन भूरी मिट्टी कहां मिलती है? अजमेर और भीलवाड़ा। कहां मिलती है? पर्वतीय मृदा कहां मिलती है? उदयपुर और कोटा। कहां मिलती है? उदयपुर और कोटा। साइरोजेक्स और रेवेरिना कहां पे मिलती है? श्री गंगानगर में मिलती है। जिप्सीफेरस कहां पे मिलती है? बीकानेर के अंदर मिलती है। कैल्सीफेरस मिट्टी कहां मिलती है? जैसलमेर और बीकानेर। नॉन कैल्सीफेरस कहां पे मिलती है? नागौर, सीकर और झुंझुनू के अंदर मिलती है। ग्रे ब्राउन मिट्टी कहां पे मिलती है? लूनी बेसिन के अंदर मिलती है। पीली भूरी मिट्टी कहां पे मिलती है? बनास बेसिन के अंदर मिलती है। कहां मिलती है? लाल दोमट मिट्टी कहां मिलती है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर मिलती है। काली मिट्टी हाड़ौती रीजन के अंदर मिलती है। याद हो जाएगी। अब 14 प्रकार की मिट्टियों का वर्गीकरण हो गया। बहुत बार क्वेश्चन में पर्वतीय मृदा सीधी पूछी जाती है, उदयपुर और कोटा। जिप्सीफेरस सीधी पूछी जाती है। साइरोजेक्स, रेवेरिना सीधी पूछी जाती है। इन जिलों का नाम क्या है? अब ये आपको याद होना चाहिए, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, ये तो एकदम रटा होना चाहिए। साइरोजेक्स कहां मिलेगी? गंगानगर। रेवेरिना कहां पे मिलेगी? जिप्सीफेरस कहां मिलेगी? बीकानेर। कैल्सीफेरस कहां मिलेगी? जैसलमेर और बीकानेर। ग्रे ब्राउन कहां मिलेगी? लूनी बेसिन के अंदर। पीली भूरी कहां मिलेगी? बनास बेसिन। काली मिट्टी कहां मिलेगी? हाड़ौती रीजन। लाल मिट्टी कहां मिलेगी? दक्षिणी राजस्थान। हो गई याद? ठीक है, चले आगे। किन जिलों में इंसेप्टिसोल मृदा पाई जाती है? ये वो यूनाइटेड स्टेट वाला वर्गीकरण है, जिसमें मैंने बताया था जैसलमेर वाले इलाके के अंदर मिलती है एरिडोसोल, एरिडिसोल। और बाकी जो मरुस्थल का बचा हुआ इलाका है उसके अंदर मिलती है एंटीसोल। ठीक है। और हाड़ौती वाले रीजन के अंदर मिलती है वर्टीसोल। और बाकी बच गया पूर्वी मैदान। पूर्वी मैदान में नीचे वाले हिस्से के अंदर मिलती है इंसेप्टिसोल, और ऊपर वाले रीजन के अंदर मिलती है एल्फीसोल। क्या मिलती है? एल्फीसोल। क्या मिलती है? क्या मिलती है? एल्फीसोल। देखो, अब इंसेप्टिसोल है पूर्वी मैदान के दक्षिणी हिस्से। कोटा, बूंदी, बारा एकदम कट। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कौन सी मिलेगी? वर्टीसोल मिलेगी। कौन सी मिलेगी? वर्टीसोल। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही, ये नीचे वाला इलाका नहीं आ गया क्या? तो ये हो सकता है। जयपुर, दौसा और अलवर नहीं होगा, एकदम ऊपर वाला इलाका। यहाँ पे कौन सी मिलेगी? एल्फीसोल मिलेगी। कौन सी मिलेगी? एल्फीसोल। जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर क्या मिलेगी? यहाँ पे जैसलमेर में तो मिलेगी एरिडीसोल, और बाकी वाले रीजन में क्या मिलेगी? एंटीसोल। क्या मिलेगी? तो कौन सा आ गया? पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। मैंने कहा था ना बहुत क्वेश्चन आते हैं।
यूएस वाले, अगर मर्दा का क्वेश्चन आएगा तो 50% चांस है कि वो जो यूएस वाला वर्गीकरण है जिसमें जैसलमेर रीजन के अंदर एरिडीसोल दी हुई है, बाकी मरुस्थल रीजन में एंटीसोल दी हुई है, बाकी वर्टिसोल है हाड़ौती रीजन के अंदर है, पूर्वी मैदान के नीचे वाले हिस्से में इंसेप्टिसोल, ऊपर वाले में एल्पिसोल है। और सबसे बड़ा जो इलाका है वो कौन सा है मृदा का? एंटीसोल। कौन सा है? वैसे ही मरुस्थल का रीजन सबसे बड़ा है और मरुस्थल के रीजन में सबसे बड़ी मिट्टी का वर्गीकरण कौन सा है? एंटीसोल। तो राजस्थान में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? एंटीसोल है। कौन सी है? बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं। उदयपुर तथा कोटा जिलों में अधिकांशतः है वो राजस्थान की 14 मिट्टियों का वर्गीकरण सीधा है पर्वतीय मृदा, ईओआरओ में आया हुआ है। उदयपुर और कोटा, उदयपुर और कौन सी मृदा? पर्वतीय। अब बताओ कितना इजी क्वेश्चन था, याद था? तुरंत से। नहीं याद है छोड़ दो। लाल पीली मिट्टी कहां मिलेगी? लाल पीली मिट्टी। अब लाल दिमाग में आती कौन सा आता है? दक्षिणी राजस्थान। लेकिन साथ में क्या लिखा हुआ है? पीली मिट्टी। अब देखो कंफ्यूजन हो गया एकदम, लेकिन ऑप्शन देखो, ऑप्शन देख के आपको पता लग जाएगा इसका उत्तर क्या होगा। कोटा, सवाई माधोपुर, बूंदी और बारा। कोटा, बूंदी और बारा ये तो एक जैसे जिले हो गए। कौन सी मृदा मिलती है यहाँ पे? काली मृदा, वर्टिसोल मिलती है। तो उत्तर क्या हो गया? सवाई माधोपुर। पीली मिट्टी क्या है यहाँ पे? जो जलोढ़ मिट्टी है ना, सवाई माधोपुर वाले रीजन के अंदर तो जलोढ़ मिट्टी मिलती है। यहाँ पे मिक्सर मिलता है लाल और पीली मिट्टी। किस रीजन में मिलेगा? सवाई माधोपुर में। हाँ, अब इस ऑप्शन के अंदर डूंगरपुर आ जाता ना तो प्रॉब्लम हो जाती। लेकिन अब देखो कोटा, बूंदी, बारा यहाँ पे तो है ही काली, तो क्या ऑप्शन हो गया? सवाई माधोपुर। ये जो ऐसे मिक्सर होते हैं ना, वो ये होता है कि जिस इलाके के अंदर जलोढ़ मिट्टी आती है, मान लो नदी आई, नदी अपने साथ मिट्टी लेके आई और जिस इलाके से गुजरी वहां पे पानी क्या है? वहां पे जो मिट्टी है, जैसे लूनी अपना पानी मिट्टी लेके आई, लेकिन वहां पे क्या है? बालू मृदा है, तो क्या हो गई? ग्रे ब्राउन हो गई। क्या हो गया? ग्रे ब्राउन। पीली भूरी कहां पे होगी? बनास बेसिन के अंदर होगी। कहां होगी? तो वो वहां पे क्षेत्रीय इलाकों का फर्क पड़ता है। तो यहाँ सवाई माधोपुर में कौन सी मिट्टी मिलेगी? लाल पीली मिट्टी मिलेगी। कौन सी मिलेगी? अब आप कहते हो सर लाल पीली मिट्टी अलग से याद करनी, बिल्कुल अलग से याद नहीं करनी। ये जैसे क्वेश्चन आया हुआ है उस हिसाब से आपको क्या हो गया, यहाँ आपको सिर्फ कितनी याद करनी है? 14 मिट्टी वो याद करनी है और एक वो यूएस वाला वर्गीकरण, बाकी नहीं पढ़ना है कुछ। उसके अलावा ऑप्शन से आप क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हो। एक एक जिले की मिट्टी कभी भी याद नहीं हो, या तो मिट्टी याद कर लो या पूरा सिलेबस याद कर लो। ठीक है, आगे चलते हैं। 11वां क्वेश्चन, लेटेराइट प्रकार की मिट्टी कहां मिलती है? पहला क्वेश्चन पढ़ा था, चूरू, जोधपुर, करौली और डूंगरपुर। अब देखो ये दोनों जिले तो एक जैसे हो गए, और करौली हो गया उत्तरी पूर्वी राजस्थान के अंदर, और ये नीचे आ गया, और ये कौन सी है? और वैसे ही मैंने पहले प्रश्न के अंदर ही बताया था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है, जिसको क्या बोलते हैं? लेटेराइट मिट्टी बोलते हैं। और जिसमें अधिकता किसकी होती है? आयरन की होती है। कैल्शियम की अधिकता किसमें होती है? मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? मरुस्थलीय मिट्टी के अंदर होती है। किसके अंदर होती है? नाइट्रेट, क्या? नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता लूनी बेसिन के अंदर होती है। कहां होती है? लूनी बेसिन के अंदर। बनास बेसिन के अंदर किसकी अधिकता होती है? पोटास की अधिकता होती है। किसकी होती है? किसकी होती है? मरुस्थलीय मृदा के अंदर किसकी अधिकता होती है? कैल्शियम की अधिकता होती है। आयरन की अधिकता किसके अंदर होगी? लेटेराइट मिट्टी की होगी, और साथ में आयरन की अधिकता काली मिट्टी के अंदर भी होगी। ठीक है, नाइट्रेट और फास्फेट की अधिकता किसके अंदर मिलेगी? लूनी बेसिन में मिलेगी। कहां मिलेगी? और पोटास की अधिकता कहां पे मिलेगी? बनास बेसिन। बाकी सब क्या हो जाएगा? अपने को न्यून याद नहीं करनी, अपने को अधिकता याद करनी, अपने को पॉजिटिव रहना है। ठीक है, अब आप दोनों याद करोगे तो यकीनन कंफ्यूजन हो जाएगा, आपको अधिकता वाली चीजें याद करनी। ठीक है, आगे चलें। कोपेन के राजस्थान में जलवायु प्रदेशों के अनुसार ए, यहां पे डब्ल्यू छोटा है, टाइपिंग में गलती होगी, ए डब्ल्यू जलवायु कहां पाई जाती है? अब देखो कोपेन का एबीसीडी अलग है और फारेनहाइट का एबीसीडी अलग है। फारेनहाइट कहता है ए है अति आर्द्र, बी है आर्द्र, सी है उपाद्र। तो ए और बी तो राजस्थान में मानता ही नहीं, वो सिर्फ क्या मानता है? सी डी ई। और ई सिर्फ कहां मानता था?
जैसलमेर के अंदर, बताया था ना आपको। अब इसकी एबीसीडी क्या है, अलग है, इसका आंसर क्या आएगा। अब देखो देखो मेरा तो ये तरीका था कि मैं चारों ऑप्शन पे जाता था। मान लो कुछ नहीं पता, जयपुर जिला, भरतपुर जिला, नागौर जिला, डूंगरपुर। अब ये जिले है ना, गौर करना, सारे के सारे मध्य भाग या उत्तरी भाग में, और ये एकदम क्या है, दक्षिणी भाग में। तो क्या है ना, एक क्वेश्चन हल करने का एक तुक्का तरीका है कि तीन ऑप्शन एक से मिले और चौथा अलग मिले तो वो लगभग लगभग क्या हो जाता है। इसको करना नहीं है, मतलब मैं बता रहा हूं कि लगभग अनुमानता ये क्या निकलता है सही। मेरे जीवन में तो मैं तो ऐसे क्वेश्चन आता तो मैं ऐसे कर देता, और ये नहीं था कि मेरे सारे सही हुए, कई बार गलत भी हुए और कई बार तो एक साइड भी गलत हुए। लेकिन जब आप क्वेश्चन हल करो, प्रैक्टिस करो, तो ऐसा अनुमान लगाया करो। तो क्या होता है ना, ऑप्शन को तोड़ना मरोड़ना, उसको बिखेर देना और उससे आंसर निकालना, उसका भी एक अलग अपना मजा होता है। फ्री टाइम में ऐसा करके देखा करो, तभी क्या होता है, पीवाई क्यों होते हैं ना, वो इसीलिए ज्यादा काम आते हैं। तो इसका डूंगरपुर जिला हो गया। अब करना क्या है, कैसे याद करना है, मैं आपको बताता हूँ। देखो कोपेन का जो ABCDE है वो ये है। ए में कहता है उष्ण है, क्या है, उष्ण, विषुवत रेखा वाला इलाका। ठीक है, अब राजस्थान में विषुवत रेखा के पास वाला इलाका वही डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रताप। बी में वो कहता है कि बी दो प्रकार के हैं, BW और BS। एस का मतलब हो गया सेमी एरिड, मतलब अर्ध शुष्क, और डब्ल्यू का मतलब हो गया होल एरिड, पूर्णतया शुष्क। अब ये नाम आती तुरंत आपका राजस्थान में वो कॉर्नर वाला, कोने वाला, कूट वाला हिस्सा, जैसलमेर वाला। तो मतलब BW सिर्फ कहां लिखा आएगा, कोपेन के अंदर, जैसलमेर वाले रीजन के अंदर। क्या क्या है, होल एरिड, पूर्णतया शुष्क, सेमी एरिड, अर्ध शुष्क, मतलब इस इलाके को छोड़कर अरावली वाला जो वापी पूरा रीजन है वो क्या है, BS है। क्या है, सी में क्या है, उपोषण है। क्या है, उपोषण, मतलब न गर्म और न ठंडा। डी है वो हिमतुल्य और ई है ध्रुवीय तुल्य। तो डी और ई राजस्थान में नहीं मिले। का गुरुजी माउंट आबू में बर्फ पड़ा है, इतनी कौन पड़ा है कि बिन ध्रुवीय तुल्य या हिमतुल्य के अंदर कंसीडर करा। एक दिन भी पड़ा है, 2 दिन भी, 5 दिन मैक्सिमम, 10 दिन कभी कभी, लेकिन 9 महीने तक पड़ती है तब होता है हिमतुल्य ध्रुवीय तुल्य। तो ABC के अंदर राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण कोपेन क्या कर देगा, खत्म कर देगा। AW उष्ण वाला रीजन, डब्ल्यू छोटे वाला डब्ल्यू, छोटे वाले डब्ल्यू का मतलब सेम है, यही थारनथवेट में था, विंटर ड्राई। क्या है, विंटर ड्राई। AW, BWHW, BSHW, BW का मतलब था होल ड्राई, S का मतलब था सेमी एरिड, मतलब अर्ध शुष्क, और ये क्या हो गया, शुष्क। C का मतलब हो गया उपोषण। W देखो छोटे वाला W सब जगह आ रहा है, इसका मतलब क्या है, विंटर ड्राई। क्या है, यहाँ पे G एक स्पेशल आता है कोपेन के अंदर, जिसका मतलब होता है गैंगेटिक प्लेन, गंगा का मैदान। जो ये बनास का बेसिन है, जो क्या किसमें मिलती है, यमुना नदी में मिलती है, चंबल और यमुना में मिलती है, और यमुना आगे कहां पे मिलती है, गंगा में, इसीलिए इसको बोल दिया गैंगेटिक प्लेन। तो जी का मतलब क्या हो गया, गैंगेटिक प्लेन। मतलब कोपेन के वर्गीकरण में जहां पे छोटा जी आ जाए वो पूर्वी मैदान हो गया। क्या हो गया, पूर्वी मैदान। क्या हो गया, BW आ गया, मतलब वो जैसलमेर वाला कोट वाला इलाका हो गया। BS का मतलब अरावली के जो अरावली के पश्चिम में जो मरुस्थल वाला इलाका है, उसमें जैसलमेर वाला रीजन छोड़ के बाकी सारा क्या है, अर्ध शुष्क है। AW, ए का मतलब बहुत गर्म इलाका, तो गर्म मतलब कर्क रेखा और विषुवत रेखा के हिसाब से कहां मिलेगा, सिर्फ राजस्थान के दक्षिणी हिस्से में AW क्या मिलेगा। और H का मतलब क्या होता है, हॉट होता है। क्या होता है, ये ज्यादा काम नहीं आता, ये साथ में टंगा हुआ है तो हमें याद कर। लेकिन खुशी की बात यह है कि छोटा डब्लू थारनथवेट में भी विंटर ड्राई है, और इसमें भी क्या है, विंटर ड्राई है। क्या है, विंटर ड्राई। तो AW कहां पे मिलेगा बताओ, कौन सा जलवायु, अच्छा ये क्वेश्चन था, जलवायु प्रदेश के अनुसार AW जलवायु कहां मिलेगी, डूंगरपुर। अगला क्वेश्चन, कोपेन के अनुसार राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु नहीं पाया जाता, AW, BSHW, BWK, के कहीं पे नाम सुना था क्या, बस CWG सुना था, सुना था ना। तो राजस्थान के अंदर जो ये वाला इलाका ऐसे बांटेंगे अपने यूं,
तो ये वाला इलाका तो हो गया AW, क्या हो गया, ये आ गई अपनी अरावली। अरावली के अंदर ये वाला जो रीजन है वो हो गया BWHW, और ये इलाका क्या हो गया, BSHW, और ये राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु क्षेत्र है। किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। किसके अनुसार, कोपेन के अनुसार। और यहाँ पे कौन सी मृदा मिलती है, एंटीसोल मृदा मिलती है। कौन सी मिलती है, तो बचा हुआ बाकी क्या हो गया, CWG। क्या हो गया, पूर्वी मैदान है ना ये, CWG, ये कोपेन का वर्गीकरण है। थोरन थ्वेट का वापिस देख लो, ये क्या है, EA-D, मतलब ड्राई डे, टोटल ड्राई। ठीक है, ये वाला जो रीजन था ये क्या था, DB-W। सी सिर्फ यहां पे था, नहीं था क्या, CA-W, और ये क्या हो गया, DA-W। तो सबसे बड़ा वाला इलाका थोरन थ्वेट के अनुसार कौन सा है, DA-W, और कोपेन के अनुसार कौन सा है, VSHW। बहुत बार क्वेश्चन आता है, थोरन थ्वेट के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कौन सा है, कोपेन के अनुसार कौन सा है। तो बात ये है साथियों कि आपको कोपेन और थोरन थ्वेट की ABCD याद करनी पड़ेगी। ABCDE का मतलब क्या है, अगर वो मतलब पता है तो आप आसानी से वर्गीकरण कर लोगे। चले आगे, अरे बोलो, नाइट्रेट की उपस्थिति के कारण कौन सी मृदा उर्वर है, अभी अभी बताया था ये क्वेश्चन, अब देख के बता दो। देखो, लाल रेतीली, भूरी रेतीली, लाल पीली, लाल लोमी। लाल वाली के अंदर किसकी अधिकता होती है, आयरन की, लोहे की अधिकता होती है, बताई थी ना ये बात। तो यहाँ पे कौन कौन सा है, उपस्थिति, तो लाल वाली में तो काटा मार दो, सारी क्या बच गई, भूरी रेतीली। अब गौर करना, रेतीली कहाँ मिलती है, अरावली के पश्चिमी हिस्से के अंदर, जहां क्या है, मरुस्थल है। साथ में मिलती है भूरी ग्रे ब्राउन, कहाँ मिलती है, ये लूनी बेसिन के अंदर मिलती है। क्या मिलती है, तो मैंने बताया था लूनी बेसिन के अंदर किसकी अधिकता है, नाइट्रेट और फास्फेट, नाइट्रेट और, आ गया ना क्वेश्चन, भूरी रेतीली। अब देखो, लाल वाला दिमाग में आप ये आंसर निकाल सकते हो या नहीं निकाल सकते, आई बात समझ में, लाल वाला आ गया, लाल के अंदर किसकी दिखता है, आयरन की। पूछा गया है बंदे ने, नाइट्रेट, मतलब जो भी पेपर बनाने वाला है, बंदा है बंदी है, ठीक है, तो नाइट्रेट का पूछा है, किसका पूछा है, सिर्फ नाइट्रेट का। तो आंसर क्या आ गया, भूरी रेतीली। चले आगे, कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, सुलेमित नहीं, सुमेलित नहीं, बताओ। मैंने कहा था कि आप थोरन थ्वेट में और कुछ याद रखो ना रखो, ये जरूर याद रखो, EA-D, डी का मतलब टोटल ड्राई, मतलब वही मजाक वाली बात कल आपको बताई थी, जैसलमेर में गांव बहुत दूर दूर होते हैं, 40-50 किलोमीटर तक होते हैं, और वहां पे ठेका मिले कोई जरूरी नहीं है, तो लगभग क्या रहता है वहां पे, ड्राई रहता है, टोटल ड्राई। क्या है, टोटल ड्राई। EADS रीजन कहां पे है, राजस्थान के एकदम पश्चिमी भाग में। कहां पे है, ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, बस बाकी पढ़ना ही नहीं है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी क्या है, सुमेलित है। चलो जो सुमेलित है उनको पढ़ लेते हैं। DBW मैंने बताया था ना, उत्तरी राजस्थान। क्यों, क्योंकि A-B- का मतलब थोरन थ्वेट के अनुसार जो उच्च तापीय है वो तो A- है, जो कर्क रेखा के पास है, कर्क रेखा से जो दूर है, जो मध्य तापीय है, वो क्या है, B- है। तो राजस्थान का उत्तरी राजस्थान है, सॉरी, वो ऊपर वाले हिस्से में, तो यहाँ पे क्या आ गया, B- आ गया। बाकी DA-W ये मध्य राजस्थान, और ये थोरन थ्वेट के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश है। CA-W दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया सही। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं साथियों, थोरन थ्वेट में और कुछ याद रखो ना रखो, EA-D जरूर याद रखना। और B- सिर्फ कहां पे मिलेगा, उत्तरी राजस्थान में। कहां मिलेगा, डी सिर्फ मिलेगा पश्चिमी राजस्थान में, बाकी सब में छोटे छोटे W मिलेंगे, लास्ट में है ना W, ये बात बताई थी ना। आगे चलो, कौन सी मृदा सौ जोत के लिए जानी जाती है, बहुत फेमस प्रश्न है, काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या होती है, कि
वाटर होल्डिंग कैपेसिटी उसकी बहुत ज्यादा होती है, पानी बहुत ज्यादा धारण कर लेती है। जैसी गर्मी आती है उसके अंदर से वाष्पीकरण से जब जल निकलता है तो उस मिट्टी के अंदर दरारें आ जाती है। क्या जाती है? दरारें, त्रेड़ आ जाती है। क्या जाती है? त्रेड़ आ जाती है। तो वो जब अकाल के अंदर जब फोटो दिखाई जाती है ना कि बहुत भयंकर अकाल पड़ा है, तो वो मिट्टी अपने आप फट जाती है। तो उसमें पहले पानी बहुत इकट्ठा होता है, जो गर्मी होती है वो पानी बाहर निकलता है, तो मिट्टी, वो आम भाषा बोले तिरड़ने लग जाए। तो जैसे गांव में जो जोड़ा होता है, गिनानी होती है, तालाब होता है, जब उसकी पानी सूखता है तो उसके नीचे भी क्या होता है? चिकनी मिट्टी होती है, उसमें भी क्या आती है? दरारें आती है। लेकिन काली मिट्टी की दरारें क्या होती है? सबसे ज्यादा ऐसे लगता है जैसे अपने आप ही उसमें क्या होगी? जुताई होगी, हल चल गया। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? सब जोत के लिए जानी जाती है। कौन सी मिट्टी है? काली मिट्टी। कहाँ मिलती है? कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। कोटा, बूंदी, साथ में इसको क्या बोला जाता है? वर्टिसोल। क्या बोला जाता है? वर्टिसोल। पूर्वी राजस्थान के अंदर जो पूर्वी मैदान है उसके अंदर नीचे वाले हिस्से के अंदर कौन सी मृदा है? इंसेप्टिसोल। ऊपर वाले हिस्से के अंदर कौन सी है? एल्पिसोल। जैसलमेर में कौन सी है? एरिडिसोल। बाकी बचे मरुस्थल में कौन सी है? एंटीसोल। कोपेन के अनुसार श्री गंगानगर जिला कहां पे है? एकदम राजस्थान के कॉर्नर पे है, सेमी एरिड नहीं है। क्या है? BWHW, ये रीजन है। ये गलती से आ गया, ये है BSHW और ये है BWHW। आगे चले। थोरनथ्वेट के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु का प्रतिनिधित्व करता है? उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय जलवायु वही है EADSD। मैं कह रहा हूं ना, थोरनथ्वेट में सबसे ज्यादा क्वेश्चन EADSD पे आते हैं। ये तो रट्टी लो एकदम। और कोपेन के अंदर AW रट लो क्योंकि वो नीचे वाले रीजन के अंदर आता है। और जो छोटे वाला जी लगा आता है वो पूर्वी मैदान के अंदर आता है, CWG। किसमें आता है? कोपेन में। वो गैंगेटिक प्लेन को दिखाता है। और बाकी क्या बच गया? BWHW और BSHW। तो राजस्थान के एकदम पश्चिमी वाले जो इलाका है वो क्या है? BWHW। और बाकी वाले का है क्या है? BSHW। लाल दोमट प्रकार की मिट्टी राजस्थान में किस जिले में पाई जाती है? लाल आ गई, फिर दोमट आ गई। दोमट क्या है? मैंने कहा था जब नदी आती है वो कौन सी मिट्टी लेके आती है? दोमट। मतलब माही नदी है। कौन सी है? माही नदी नागौर में नहीं है, जालोर में नहीं है, जोधपुर में नहीं है, कहां पे है? बांसवाड़ा। क्या उत्तर आ गया? बांसवाड़ा। तो मैंने जो स्टार्टिंग में बेसिक बातें बताई थी, अगर वो याद रहेगी तो आप आंसर आराम से निकाल लोगे। आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। मई और जून में सर्वाधिक धूल भरी आंधियां किस जिले में आती है? श्री गंगानगर। और इन धूल भरी आंधियों का सामना कुछ योद्धा लोग ही करते हैं, इसीलिए इस इलाके को क्या कहते हैं? योद्धे कहते हैं। यहाँ पे औसत जो आंधी चलने के दिन कितने होते हैं? 27 होते हैं। इसीलिए इन जिलों में पाए जाने वाले लोगों की आंखें छोटी छोटी हो जाती है। क्यों हो जाती है? आंधी चले तो आंखियां होती है। तो इन जिलों में मरुस्थल के जो जहाज होता है, जो ऊंट के अंदर अनुकूलन पाया जाता है कि उसकी आंखें छोटी छोटी होती है, आगे पलकें मोटी मोटी होती है, तो हमारी पलकें आंधियों में उड़ जाती है, आंखें क्या रह जाती है? छोटी छोटी रह जाती है। एक तरीके है कि लोग यहाँ के मारे बटाऊ पिया तो घणो सुना, आंख बहुत छोटी है, रेता में होगी बेचारे की। राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन से जिले 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के पश्चिम में अवस्थित है? कितना इजी क्वेश्चन है। अरावली के इस साइड वाले जिले देखो कौन कौन से। अरावली के ये तो पूर्व में पड़ता है, ये भी क्या पड़ता है? पूर्व में पड़ता है। तो दो जिले बच गए, कौन कौन से? चूरू और हनुमानगढ़। कहां पे है? मतलब ऐसे क्वेश्चन कितने इजी होते हैं, थोड़ा दिमाग लगाना होता है, रटना नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे रटने वाली कोई बात नहीं है। चलिए, हाँ, जिले तो रटने ही पड़ेंगे। संभाव्य वाष्पीकरण वाष्प उत्सर्जन की वार्षिक दर सर्वाधिक किस जिले में?
गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। अब मेरे को बताओ सबसे ज्यादा गर्मी कहाँ पे पड़ेगी यहाँ पे? जैसलमेर में। तो वाष्पीकरण भी सबसे ज्यादा कहाँ पे होगा? कोई रटना है क्या इसके अंदर? नहीं ना। जैसलमेर। EA-D किसका है? थारनथवेट का। AW कहां पे है? दक्षिणी राजस्थान के अंदर। CAW किसका है? कोपेन का। CWG कहां पे है? गंगेटिक प्लेन, पूर्वी मैदान का इलाका है। याद हो जाएगा। कोपेन के अनुसार सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश BSHW, और उसके अनुसार DA-W, जो एकदम राजस्थान के बीच बीच वाला जो रीजन है वो क्या है? कृषि विभाग राजस्थान के मृदा वर्गीकरण के अनुसार रवीना मृदा कहां पाई जाती है? कहां मिलेगी रवीना टंडन? श्री गंगानगर। कहां मिलेगी? श्री गंगानगर। खुश हो गए। राजस्थान में जून माह में न्यूनतम वायु दाब जिस जिले में संभावित है कहां है? जैसलमेर। क्यों है? मैंने आपको बताया था कि गर्मी ज्यादा पड़ेगी, हवा हल्की हो जाएगी, हवा ऊपर चली जाएगी, वायु दाब क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो न्यूनतम वायु दाब कहां मिलता है? जैसलमेर। मैंने बताया था तपते हम हैं, सबसे ज्यादा राजस्थान तपता है, न्यून वायु दाब बनता है, तब बारिश का खिंचाव होता है, हिंद महासागर से पानी आता है, पूरे देश में बारिश होती है, हम तपते और तड़पते रह जाते हैं, बारिश कोई और ले जाता है। राजस्थान में वर्षा देर से आती है, तरसाते हुए देर से आती है, और जाती क्या है? जल्दी। बस हमारे हिस्से में क्या लिखा हुआ है? तपना और तड़पना लिखा हुआ है। तपना और तड़पना लिखा। ठीक है। राजस्थान का कौन सा जिला अति आर्द्र जलवायु क्षेत्र में स्थित है? अजमेर, राजसमंद, 2, 7, 12। 12 मैंने बताया था। 12 झालावाड़ और माउंट आबू वाला जो रीजन है वहां सबसे ज्यादा बारिश होती है, इसीलिए अति आर्द्र। तो कौन सा आ गया? 12। अब ये जो वर्षा वाले क्वेश्चन आते हैं ना वो बहुत इजी होते हैं, आपको जिलों पे ध्यान देना, आपको आंसर मिल जाएगा, कोई रटना नहीं है। चले आगे। किस जिले में सेम की समस्या है? हनुमानगढ़ के अंदर। इसको बोलते हैं लवणीय मृदा। क्या बोलते हैं? लवणीय मृदा। ऐसी शुष्क भूमि जिसके अंदर बहुत ही अति सिंचाई हुई। क्या हुई? अति सिंचाई हुई, और अति सिंचाई के कारण वहां पे नीचे जिप्सम की लेयर थी, पानी वापस बैक आ गया, तो भूमिगत जल ऊपर आने लग गया, तो उसको क्या बोलते हैं? सेम बोलते हैं। सेम जो लवणीय मिट्टी होती है ये श्री गंगानगर, श्री गंगानगर। अब आप ये मत कर लेना सर गंगानगर में तो वैसे माना जाता है गंगानगर हनुमानगढ़ राजस्थान के लिए क्या है? धान का कटोरा है, लेकिन ये सिर्फ उन इलाकों में है जहां पर अति सिंचाई के कारण पानी क्या आ गया? ऊपर आ गया। तो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, ये है इंदिरा गांधी नहर प्रोजेक्ट वाले इलाके। यहाँ पे लवणीय मृदा मिलेगी। किसके कारण मिलेगी? अति सिंचाई के कारण मिलेगी। ऐसे ही दक्षिणी राजस्थान में जालोर, सांचौर, बाड़मेर, जालोर, सांचौर, बाड़मेर, यहाँ पे नर्मदा नदी, नर्मदा नहर का पानी लगता है। तो यहां भी क्या होती है? अति सिंचाई के कारण कुछ जगह क्या मिलती है? लवणीय मृदा। अगर आप इंदिरा गांधी नहर पे हनुमानगढ़ से चलो 7 के अंदर, तो बाड़मेर जैसलमेर तक पहुंचोगे, आपको बहुत जगह वो सेम वाली घास उगी हुई मिल जाएगी। तो जहां पे अति सिंचाई हुई और नीचे की साइड में जिप्सम की लेयर थी, तो वो पानी नीचे नहीं गया और वो क्या गया? वापिस आ गया। भूमिगत जल जब ऊपर आ जाता है उसको क्या बोलते हैं? सेम। हनुमानगढ़ जिले में रावतसर जो ब्लॉक है वो इसका एक अनूठा उदाहरण है। 21 साल में लिया रावतसर इंदिरा गांधी नहर को पानी, तो मोकले बोल दो कि मिट्टी की भी आंख आ गई, मिट्टी की आंखों में से आंसू आ गए, और यहाँ पे क्या आ गई? सेम आ गई। तो हनुमानगढ़ में रावतसर क्या है ना, सबसे ज्यादा सेम वाला इलाका है।
तो सेम की समस्या कहाँ आती है? राउसर, हनुमानगढ़। ठीक है, बाकी ये 6 जिले भी याद रखना, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। इंदिरा गांधी नहर के कारण, अति सिंचाई के कारण कुछ जगह लवणीय मृदा पाई जाती है। ऐसे ही जालोर, सांचौर और बाड़मेर रीजन के अंदर जो नर्मदा नहर का जो पानी लगा, अति सिंचाई के कारण वहां भी क्या पाई जाती है? लवणीय मृदा पाई जाती है। कोपेन के अनुसार डूंगरपुर और बांसवाड़ा में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? AW कितनी बार बताऊं? CWG कहाँ मिलती है? पूर्वी मैदान के अंदर मिलती है। जी का मतलब गंगे, अंग्रेजी में बोलते हैं गेंगेटिक, और अपने बोलते हैं गंगा मैया। BSHW सबसे बड़ा जलवायु प्रदेश कोपेन के अनुसार अर्ध शुष्क रीजन है। सिर्फ जैसलमेर, बाड़मेर पश्चिमी हिस्से वाले को छोड़ दें, उसको छोड़ के बाकी सारा क्या है? BSHW। ओके, ठीक है, आज के लिए इतना बहुत है। कल पढ़ेंगे 1 नेशनल पार्क, अभ्यारण्य। क्या पढ़ेंगे? अभ्यारण्य, अभ्यारण्य नहीं, अभ्यारण्य। और एक पढ़ेंगे संरक्षित क्षेत्र और आखेट निषिद्ध क्षेत्र कौन से हैं, वो पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये सब चीजें पढ़ेंगे, आप याद करके आए और याद करके फिर आपका क्लास लेंगे। ये वाली जो क्लास है आपकी अब रेगुलर चलेगी रविवार के दिन, रविवार के बाद में मंगलवार के दिन, और मंगलवार के बाद शुक्रवार के दिन। हफ्ते में 3 क्लासें लगातार। इसलिए हफ्ते क्लास नहीं ली, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। एक तो मैं बीमार था और दूसरा समान परीक्षा व्यवस्था के अंदर मेरी ड्यूटी आ गई थी, इसीलिए मैं क्लास नहीं ले पाया। आपसे हृदय की असीम गहराइयों से हम माफी चाहते हैं। अंग्रेजी में बोलते हैं ना, फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट हम माफी चाहते हैं। उम्मीद है आप हमें माफ कर दोगे। इतने इस क्लास को एंजॉय कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।